हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज ऑन टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कॉल्ड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। कि जब हम कोई सी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, पहले से ही प्लान किया होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और सी बोथ ऑफ द अबव। राइट, जब भी हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दैट इज नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्स एंटे मेजर। एक्स एंटे मेजर क्या होता है? कि जो कि हमने प्लान एक्सपेंडिचर किया होता है। राइट, सो एक्स एंटे का मेजर क्या होगा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड कंजप्शन, एक्चुअल आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, सो हम वहाँ पे क्या चीज़ को लेके चलती हैं? एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी प्लान्ड होती है एंड कंजम्पशन भी प्लान्ड होती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स। जब भी हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्या एज्यूम करता है? कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। कि इनकम के चेंज होने से जो हमारा कंजम्पशन है वो भी कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है। कंजम्पशन चेंजेस फास्टर विद मोर इनकम। कि कंजम्पशन ज़्यादा चेंज होता है, कि इनकम कम चेंज होती है और कंजम्पशन हमारा ज़्यादा चेंज होता है। कंजम्पशन डजंट चेंज विद इनकम। की कंजम्पशन चेंज ही नहीं होता इनकम से। एंड कंजम्पशन चेंजेस विद मोर सप्लाई। कि कंजम्पशन एज ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होगा। राइट, कि ज़्यादा जैसे जैसे सप्लाई चेंज होगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी चेंज होगी। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या एज्यूम करता है? दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। की कंजम्पशन भी वैसा ही उसी रेट में चेंज होगा जिस रेट में हमारी इनकम चेंज होगी। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। राइट, कि चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। की कंजम्पशन इनकम के चेंज होने से जब हमारी कंजम्पशन चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारी इनकम के चेंज होने से जब हमारी कंजम्पशन चेंज होती है सो उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। डैश इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। की कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, average propensity to consume and marginal propensity to consume. Whenever we are talking about per unit, so वो क्या हो जाएगा हमारा? average propensity to consume. right, जब भी हम पर यूनिट की बात करते हैं तो पर यूनिट किस में आता है? एवरेज में आता है। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। नाउ अभी हमने पीछे किया था कंजम्पशन पर यूनिट, नाउ आ गया सेविंग पर यूनिट। पर यूनिट की बात हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। राइट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, dash refers to a situation where aggregate demand is equals to aggregate supply and resources are not fully employed in the economy. कहते हैं उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं जहां पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के, एंड बट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते इकोनॉमी में। राइट, हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। राइट, सो
यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल तो है, बट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फुली एम्प्लॉयड नहीं है। सो हमारी ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, दिस इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, राइट। जब हमारे स्टॉक में फिजिकल कैपिटल की एडिशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स और डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम अपने स्टॉक में फिजिकल कैपिटल की एडिशन करते हैं सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच actual aggregate demand is more than aggregate demand required to establish full employment in economy, right। कि जितनी हमारी actual aggregate demand होनी चाहिए वो सॉरी जितनी हमारी होनी चाहिए बट उससे भी ज़्यादा हमारी एक्चुअल डिमांड एग्रीगेट डिमांड हो जाती है, सो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशन, राइट। जब भी हमारी एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है सो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को। किसकी वजह से होती है, इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given situation when aggregate demand is greater than aggregate supply in an economy then, कि अगर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर है सो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी विल डिक्रीज, कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। इन्वेंट्री स्टॉक विल इंक्रीज बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल, इन्वेंट्री स्टॉक हमारा डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेज एंड प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज प्लान्ड आउटपुट। So whenever we in our economy aggregate demand becomes greater than aggregate supply, so ये क्या हो जाती है हमारी situation of excess demand arises, right। ये क्या हो जाएगी, situation of excess demand arises। Next question, which of the following statements about average propensity to consume is incorrect, APC can be greater and smaller than 1, APC can be equal to 1, APC can be 0 and APC falls with the increase in income, right। जो जब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं सो वो क्या हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है एंड स्मॉलर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ऑल्सो एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम के इंक्रीज होने से कम भी हो सकती है बट इट कैन नेवर बी जीरो, राइट। जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इधर हमारी जो इनकम है इधर 10,000 है और जीरो है, जो हमारी कंजम्पशन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, राइट। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीसी इज इक्वल्स टू, जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, इनकम बाय कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम एंड चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन। सो हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ aggregate supply is equals to consumption plus saving and aggregate demand is equals to consumption plus investment, then equilibrium will be established at, कि अगर aggregate supply हमारी consumption plus saving से होती है and aggregate demand की situation हमारी consumption plus investment से होती है, so अगर हमें equilibrium situation achieve करनी है economy में, so वो कैसे achieve होगी, वो कब achieve होगी, when aggregate supply becomes aggregate demand, so consumption plus saving is equals to consumption plus investment, consumption, so the situation will become when saving is equals to investment। so correct option क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements accurately describes a consumption function, right? consumption function के को कौन describe कर रहा है? The consumption function is a relation between income, savings, price and consumption. The consumption function is a relation between income and consumption. The consumption function is a relation between price, savings and consumption. The consumption function is a relation between income, price and savings. So we know that consumption function is the relation between income and consumption, right? There is no price and savings include in the consumption function. So correct option क्या हो जाएगा हमारा? Option B. Clear? Consumption function is a relation between only income and consumption, right? Next question. Which of the following statements is an accurate description of propensity to consume, right? It is the additional income that gets spent on consumption, कि जब हमारी additional income में increase होता है जो additional income होती है उसको जब हम consumption पे spend करते हैं, it denotes the ratio of consumption to income, कि हमारी income इतनी है और consumption की ratio कितनी है. It defines a tendency of a consumer to consume more than usual, कि ये डिफाइन करता है कि कंज्यूमर जब हमारी उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो कितना और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, राइट? It denotes the actual level of income at which it is equals to the consumption expenditure, right? ये क्या डिनोट करता है कि actual level of income जो कि consumption expenditure के equal है, right? तो whenever we are talking about propensity to consume, so ये propensity to consume हमारी क्या शो करता है? It denotes the ratio of consumption to income. ये क्या डिनोट करता है? Consumption to income ratio, right? So correct option क्या हो जाएगा हमारा? Option B. Next question. Which of the following statements is true about the consumption function? Consumption function के लिए कौन सी statement क्या है हमारी correct है? The consumption function is a functional relationship between aggregate demand and aggregate supply, right? कि जो consumption function है वो किसका functional relationship है? Aggregate demand and aggregate supply. The consumption function is a relationship between consumption and national income. The consumption function is a relation between national income and private income, and also between consumption and aggregate demand. So जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बीच में रिलेशनशिप है? हमारा कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम और कंजम्पशन एंड इनकम. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct description of propensity to save? Right? Propensity to save का मतलब क्या होता है? What is the correct meaning of propensity to save? It is the additional income that does not get saved, कि वो additional income जिसको कि हमने save नहीं किया. It denotes the ratio of the saving to income. It denotes the actual level of income at which it is equals to the saving. कहते हैं वो actual level of income जिसको कि हम जो कि saving के equal है, और none of the above. So propensity to save is refers to the रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, राइट? ये क्या डिनोट करती है हमारी? रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, की कितनी इनकम है और कितनी हमारी सेविंग की रेशियो है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not true about average demand in a two sector economy, right? Whenever we are talking about टू सेक्टर इकोनॉमी, वहाँ पे हम लोग कौन सी चीज़ों को कौन सी फर्म्स को लेते हैं? हाउस होल्ड प्लस फर्म्स, राइट? नो गवर्नमेंट interference or also not foreign corporations, foreign enterprises involved, right, in a two sector economy. The average demand is the total of consumption and saving, कि जहाँ जो हमारी average demand है वो किसके? consumption plus saving. The average demand commences from same point that is above the origin, कि जो हमारी average demand है वो origin से start होती है, सॉरी ओरिजिन से ऊपर किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है.
द एवरेज डिमांड इज द टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारी एवरेज डिमांड है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को डिनोट करती है। द एवरेज डिमांड हैज अ पॉजिटिव स्लोप, राइट। whenever we are talking about टू सेक्टर इकोनॉमी, जो हमारी एवरेज डिमांड है वो हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम above from the origin। so ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। द एवरेज डिमांड इज द टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी करेक्ट है। द एवरेज डिमांड हैज अ पॉजिटिव स्लोप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज डिमांड इज द टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। ये क्या है, हमारी एग्रीगेट एवरेज सप्लाई है, राइट। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज नॉट करेक्ट। Next question, which of the following statements about the consumption curve is correct, right? Consumption curve is correct. The consumption curve lies above the 45 degrees line at the break even point. The consumption curve lies below the 45 degree line. The consumption curve intersects the 45 degree line at the break even point. So हमारी correct option क्या है, consumption curve, that is the consumption curve intersects the 45 degree line at the break even point. Clear? So correct option क्या हो जाएगा, option C. Next question, which of the following statement is accurate about the average propensity to consume? The average propensity to consume can never be less than 1। जो average propensity to consume है कि वो कभी भी 1 से कम नहीं होगी। The average propensity to consume can never be more than 1, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। The average propensity to consume can never be 0, 0 नहीं हो सकती। The average propensity to consume can never be positive, positive नहीं हो सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज जो हमारी कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about the relationship between average propensity to save and average propensity to consume, right? दोनों के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Both APS and APC rise in case of an increase in national income, की इनकम के इंक्रीज होने से जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, although एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम both will rise. Both APS and APC fall in case of increase in national income. national income के इंक्रीज होने से कहते हैं दोनों क्या होती हैं, फॉल करती हैं। APC rises but APS falls in case of increase in national income। जो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है यानी कंजम्पशन है वो इंक्रीज करती है, बट हमारी सेविंग्स क्या होती है, डिक्रीज करती है इन केस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एंड APS rises but APC falls in case of increase in the national income। कि हमारी जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि हम सेव ज़्यादा करते हैं बट कंज्यूम कम करते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सो जब हम दोनों की बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सो उस टाइम पे हमारी कौन सी सिचुएशन करेक्ट होती है, ऑप्शन डी, राइट। कि हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो ज़्यादा होती है बट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, कम होती है इन केस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statement is true about the relationship between planned savings and planned investment, right? When planned investment is more than planned saving, the national income may increase। कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी rather than saving से तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। When planned investment is more than planned saving, जो हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज होगी। When planned investment is more than planned saving, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी नेशनल इनकम पे। एंड डी, नन ऑफ द अबव। जब भी हम प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और जब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है रेदर देन प्लान सेविंग से, यानी कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, कि हमारी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर प्लान्ड सेविंग से ज़्यादा होगी तो हमारी नेशनल इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। Which of the statement is not true in case of underemployment equilibrium, right? कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी सिचुएशन करेक्ट नहीं है। द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड,
कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो कौन सी सिचुएशन हमारी करेक्ट नहीं होगी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फुली यूटिलाइज्ड है, राइट। वो किस सिचुएशन में होते हैं, व्हेनेवर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, क्लियर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व, ये मुझे लगता है मनी ऑन बैंकिंग में से आ गया क्वेश्चन कि कैश रिजर्व रेशियो के लिए कौन सी सिचुएशन क्या है हमारी करेक्ट है। एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड, राइट। कि कैश रिजर्व रेशियो के इंक्रीज होने से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। An increase in cash reserve ratio will lead to fall in aggregate demand की aggregate demand हमारी क्या होगी, कम होगी, एज कि अगर हमारी कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज करती है। एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो विल नॉट लेड टू एनी चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, कि अगर हमारी CRR इंक्रीज भी हो रही है तो भी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। एंड डी, नन ऑफ द अबव। whenever there is an increase in the cash reserve ratio, so हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी, बिकॉज इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड कम कर देंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेस डिमांड, राइट। एक्सेस डिमांड के लिए कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। एक्सेस डिमांड कैन लीड टू अ राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, की एक्सेस डिमांड से क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी एंड प्राइस लेवल्स भी इंक्रीज करेंगे। एक्सेस डिमांड कैन लेड टू अ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, कि उससे एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल्स कम होंगे। एक्सेस डिमांड का हमारी एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट बट लीड्स टू अ राइज इन प्राइस लेवल, कि एक्सेस डिमांड का एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इससे क्या होगा, हमारे प्राइस लेवल क्या करेंगे, राइज करेंगे। सो एक्सेस डिमांड कहते हैं वो सिचुएशन है जिसका, जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करती, बट उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, और हमारे जनरल प्राइस लेवल्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इंक्रीजिंग द बैंक रेट, इंक्रीजिंग द CRR, selling of the government securities by RBI, and D, none of the above। so हमने क्या करना है, हमारी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। सो इसके लिए क्या होगा, ना इंक्रीजिंग द बैंक रेट, इससे भी नहीं होगी, इंक्रीजिंग द CRR नो, सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी नो। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी, नन ऑफ द अबव, राइट। Which of the following statement is true about the monetary policy of a country? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू एश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। द पॉलिसी एम्स टू अचीव स्टेबल पॉलिसी रिलेशंस। The main objective of this policy is to ensure higher tax collection. The policy seeks to improve the employment generation situation in the country. मैंने मनी एंड बैंकिंग पे भी के MCQs भी करवाए हैं, ये एक दो MCQs क्या हैं उस स्लाइड से इधर कॉपी हो गए, सो इसलिए मैं इसी वीडियो में करवा रही हूँ, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या का मेन एम क्या होता है, The main aim of this policy is to ensure price stability in the economy, right? Price stability लेके आना इकोनॉमी में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what measures can be used to correct the inflationary gap under the monetary policy? monetary policy में जो inflationary gap आ जाता है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, reducing the availability of credit, cutting the government expenditure, increasing taxation, and D, none of the above। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है
कि हमें क्या करना होगा, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको क्या करना होगा, कम करना होगा इकोनॉमी में, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।